नमस्कार, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम वापस चर्चा करेंगे स्फूर्ति प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुछ दोस्तों को स्फूर्ति प्रोजेक्ट समझ नहीं आया था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्फूर्ति प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझाया जाए। चलो अब इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है 5 जुलाई को, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट योजना, उसका शुभारंभ किया गया। वैसे तो ये योजना काफ़ी समय से चल रही है, जिसको बोलते हैं स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी सफुर्ती। यानी भारत के जो परंपरागत उद्योग हैं, उनका उन्नयन, उनका पुनर्विकास, रीजनरेशन, उनको दोबारा जीवित करने का प्रयास। इस बार बजट में यह कहा गया कि हम 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। एक तो शहद, दूसरा बैम्बू यानी बांस, और तीसरा खादी। तो इन 3 चीजों के लिए सफूर्ती योजना का विस्तार किया जाएगा। तो इसको डिटेल में समझेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको क्लस्टर बेस्ड अप्रोच समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटे, मध्यम और लघु उद्योग हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं और सरकार क्या करना चाह रही है। तो शुरू करते हैं सफूर्ती योजना। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए बजट में सफूर्ती योजना का अनावरण किया गया। सफूर्ती योजना क्या है? गांव के लोग जो हैं, वो या तो खेती करते हैं या छोटे छोटे पारंपरिक कुटीर उद्योग। कुटीर मतलब होता है आपका घर, जहां आप रहते हैं, झोपड़ी, घर, ठीक है, उसको कुटीर बोलते हैं। तो गांव के लोग अपने ही घरों से उद्योग करते हैं, जिन्हें परंपरागत छोटे उद्योग बोलते हैं। ऐसे पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करना और उनका विकास करना, इसके लिए सफूर्ती योजना सरकार ला रही है। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं, सामूहिक रूप से, जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने घर में माचिस बना रहा है, तो वो एक कुटीर उद्योग है। अपने घर में कोई चटाई बना रहा है, कालीन बना रहा है, तो वो कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योगों में जो कारीगर हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। कारखाने नहीं होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तकनीक या महंगी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है। काफ़ी कम पूंजी लगाते हैं और अपनी कुशलता से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। उसे बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो सफूर्ती योजना इनकी मदद कैसे करेगी, ये है सबसे बड़ा मुद्दा। सफूर्ती योजना का लक्ष्य ये है कि कुटीर उद्योगों को अधिक उत्पादक बनाया जाए और अधिक लाभ कमाने वाला बनाया जाए। यानी इनकम ऑगमेंटेशन की जाए, मार्केटिंग की जाए, ताकि इसे करने वाले जो लोग हैं, उसे एक रोजगार के मौके की तरह देख सकें। इसमें प्राथमिकता इस बार दी जाएगी बांस उद्योग, शहद उद्योग और खादी उद्योग को। सफूर्ती योजना के तहत 2019-20 पूरे 1 साल का समय है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, जो वित्तीय वर्ष है 2020, उसमें 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। क्लस्टर बोलते हैं समूहों को। क्लस्टर बनाए जाएंगे जिसके तहत करीब 50,000 आर्टिजान यानी कारीगर यानी हस्तशिल्पियों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना को बढ़ावा देने और इसे तकनीक से जोड़ने के लिए इसे सरकार के द्वारा एस्पायर योजना के तहत भी प्रमोट किया जाएगा। एस्पायर योजना क्या है? एस्पायर योजना को बोलते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रामीण तौर पर, यानी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण उद्यमिता, ग्रामीण नवाचार को बढ़ाना, उसको बोलते हैं एस्पायर योजना। तो एस्पायर योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 75,000 उद्यमियों को रोजगार मिलेगा। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, जो अपना उद्योग लगाते हैं, अपनी इकाई लगाते हैं, अपना नया काम शुरू करते हैं। अब डिटेल में समझते हैं पहले कि क्लस्टर विकास क्या होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि छोटे, लघु और मध्यम उद्योग जो हैं, उनके लिए काम कैसे करेगी सफूर्ती योजना। तो समझते हैं क्लस्टर विकास क्या होता है। देखो, भारत में आप ये समझो कि जो छोटे उद्योग हैं,
उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप इमेजिन करो कि आप कोई एक गांव के एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है? एक आप गांव में रहते हो, वहां पे आपने छोटा सा अपने घर के अंदर अपना कुछ लगाया हुआ है, छोटा सा कार टाइप लगाया हुआ है आपने। तो आपके पास चैलेंज क्या आएगा? सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि आप जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कैसे करोगे। जो बड़ी बड़ी उद्योग हैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाओगे, ठीक है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, दिशा निर्देश ज़्यादा है, व्यापार विकास की नीतियां पता है उन्हें, उनके पास मार्केटिंग है, उनके पास बजट है, पैसा है, और वो बड़ी जल्दी अपने दाम गिरा के आपको बिजनेस से बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना? आपका क्योंकि छोटा उद्योग है, आप अपनी गतिविधियों के लिए महंगे उपकरण स्थापित नहीं कर सकते, आप बड़े ऑर्डर नहीं ले सकते, यानी अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे, जिसे बोलते हैं स्केल अप। अगर आपने घर में माचिस बना रहे हो तो आप ठीक है रोज की 100 माचिस बनाओगे और उसे बेच के अपनी जीविका चलाओगे, पर आप 1 लाख माचिस बनाने का ऑर्डर नहीं ले सकते। तो दूसरी समस्या है आपके पास लोन की। आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये दूसरी समस्या आती है एमएसएमईज के सामने कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। और तीसरा नॉलेज का अभाव, तकनीक का अभाव। आज के हिसाब से वो नहीं चलते, तो उसमें महंगे उपकरण, टेक्नोलॉजी, आईटी, डिजिटल, ये सब उन्हें नहीं पता। तो इसको क्लस्टर विकास कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को? देखिए, क्लस्टर विकास में हम क्या करते हैं और हमने कौन कौन से क्लस्टर बनाए हुए हैं। क्लस्टर विकास एक तरह से एक हब एंड स्पोक मॉडल का काम करता है। जैसे बीच में एक हो गया हब और ये हो गए सैटेलाइट या स्पोक्स। तो आपने क्या किया, मान लो 50 घर हैं और ये 50 घर बना रहे हैं, चटाई या कालीन बना रहे हैं। तो हब क्या करेगा? हब इन्हें कच्चा माल देगा, रॉ मटेरियल देगा, ठीक है, पूरी इन्हें नॉलेज देगा, ट्रेनिंग देगा, सब कुछ देगा। और ये जो 50 घर हैं ये फिर कालीन बनाएंगे, और क्योंकि इन्हें अब नॉलेज मिलेगी, दिशा निर्देश मिलेगा, व्यापार विकास की पूरी नॉलेज मिलेगी, सलाह मिलेगी, सामान वगैरह मिलेगा, जरूरत पड़ने पे मशीन मिलेंगी, तो ये जल्दी बना पाएंगे, एफिशिएंटली बना पाएंगे। और कालीन एक बार बन गई तो जो छोटे घर में उद्योग होते हैं, कारीगर उद्योग जो है, कुटीर उद्योग, उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें बेचना कहाँ है, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सब काम भी हब करेगा। तो आपका काम बस ये है कि आप नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी क्षमता का विकास करो, और बाकी सारा जो काम है, यानी कि विपणन है या मार्केटिंग है, बेचने का काम है, एक्सपोर्ट का काम है, वो सब हब करेगा। हब आपकी पूरी एक तरह से हेल्प करेगा, ओनरशिप लेगा, जैसे पेरेंट होते हैं उसी तरह से। तो इसमें दोनों का फायदा है। फायदा ये है आपकी क्षमता बढ़ेगी, और आपको क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग होगी, सब कुछ होगा, तो उसके दाम भी ज़्यादा मिलेंगे, और हब जो है वो अपना उसमें स्टेक जो भी होगा वो लेगा। यानी कि एक बड़ी कंपनी, एक औपचारिक संस्था से जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनका एक समूह बनाया जाता है, और इस समूह को जोड़ दिया जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं उनके नेतृत्व के लिए उन्हें एक औपचारिक संस्था से जोड़ दिया जाता है, जो फिर उनके सारे काम करती है, और मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन का काम जो छोटे उद्योग हैं वो करते हैं, और बाकी सारी जिम्मेवारी उनकी जो हब है, जो मेन कंपनी है, औपचारिक संस्था वो ले लेती है। इसे बोलते हैं क्लस्टर। और समूह बनाने का एक और फायदा बताता हूं आपको। एक व्यक्ति तो महंगे उपकरण नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर मान लो किसी जगह 1000 छोटे छोटे वो हैं, तो उनको आप जोड़ के अगर देखोगे तो वो एक तरह से एक मीडियम लेवल की इंडस्ट्री बन जाएगी। अगर एक व्यक्ति अपने घर में कालीन बना रहा है तो वो अकेला है, लेकिन अगर 1000 व्यक्ति अपने घरों में कालीन बना रहे हैं और आपने उनको जोड़ दिया, तो उनकी क्षमता बढ़ेगी। डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो जिस चीज में अच्छा होगा वो काम कर पाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। और एक चीज होती है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप कोई चीज एक बनाते हैं तो महंगी पड़ती है, जब आप उसी चीज को 1 लाख की क्वांटिटी में बनाते हैं तो सस्ती पड़ती है। यानी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, जो संसाधन है ये लोग आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे के, तो सबकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, और अगर कॉस्ट कम होगी तो जब वो उसे बेचेंगे तो पैसा भी ज़्यादा कमा पाएंगे। तो क्लस्टर विकास जो है ये सबसे अच्छा तरीका है बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने का, और भारत में एमएसएमईज के विकास का। अब ये सफूर्ति योजना में इंपॉर्टेंट कैसे है? इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि सफूर्ति योजना जो है ये भी क्लस्टर अप्रोच पर बेस्ड है।
इसमें भी क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो कितने क्लस्टर बनेंगे इसमें? इसमें जो सरकार ने टारगेट रखा है, इसमें 100 क्लस्टर बनेंगे टोटल, 100 नए क्लस्टर बनेंगे और इससे 50,000 कारीगरों को फायदा होगा। टोटल 50,000 कारीगरों को 100 क्लस्टर बना के जोड़ा जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू चेन के अंदर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब इनमें किन किन चीजों पे फोकस होगा? बैम्बू, हनी या खादी क्लस्टर। मैं क्लस्टर का आपको एक एग्जांपल देता हूं। तमिलनाडु में एक जगह है विरुधुनगर। तमिलनाडु में विरुधुनगर नाम की जगह है, वहां पे माचिस बनती हैं और कम से कम भी 20-25 हजार मतलब परिवार जो हैं वो माचिस का बिजनेस करते हैं। ये एक एग्जांपल है क्लस्टर का। समूह बना दिया उनका और उनको फिर सारी जो हेल्प है वो सरकार देती है। इसी तरह से सिवाकासी नाम की जगह है जहाँ पे क्रैकर बनते हैं, पटाखे बनते हैं दिवाली के, वो भी तमिलनाडु में है सिवाकासी। ये भी एक एग्जांपल है क्लस्टर अप्रोच का। बिहार में कुछ जगह है जहाँ पे तांबे के बर्तन बनते हैं, एक साथ बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, वो भी एग्जांपल है क्लस्टर का या समूह का। तो ये है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। अब हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। ये बांस, शहद और खादी, इनके बारे में आपको क्या क्या समझना है। सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी पालन, शहद की। हनी मिशन भारत की सरकार ने चलाया हुआ है और मधुमक्खी पालन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एपी कल्चर। ये वर्ड भी याद रखिए, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। ये एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में आता है, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो पशुपालन हो। ये सब एक ही मंत्रालय है इसके लिए, एग्रीकल्चर, डेयरिंग एंड फिशरीज। तो अगस्त 2017 में भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद शुरू किया हनी मिशन। इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम था स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि हमें शहद का उत्पादन जो है वो बढ़ाना है। इसकी जिम्मेवारी दी गई खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को, केवीआईसी, खादी और ग्राम उद्योग, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया भारत में हनी मिशन। यह प्रोजेक्ट सबसे पहले शुरू हुआ था गुजरात के बनासकांठा जिले में। यहां पे लगभग 1.5 टन शहद उसको इकट्ठा किया गया, उसका प्रसंस्करण किया गया, उसकी ढंग से पैकिंग की गई, उसका ब्रांडिंग की गई और बानास हनी करके उसे बेचा गया। तो खादी और विलेज ग्राम उद्योग जो है, खादी और ग्राम उद्योग वो क्या कर रहा है इसके अंदर? सबसे पहले मधुमक्खी पालन के जो डब्बे हैं वो बांट रहा है, बी बॉक्सेस बोलते हैं उन्हें, और मधुमक्खी उनके एग्जामिनेशन करता है, ट्रेनिंग देता है कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाए। उसमें जो जो उपकरण चाहिए, पैराफर्नेलिया, जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करता है। मधुमक्खियों को कोई बीमारियां ना हो, कोई डिजीज ना हो, उनको मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है। शहद को कैसे निकाला जाए, एक बार मधुमक्खी का जो डब्बा है वो बांट दिया, फिर उसमें से शहद कैसे निकालें छत्ते के अंदर से, वो सब ट्रेनिंग देता है। शहद को प्यूरिफाई कैसे करें, शुद्धिकरण कैसे करें, मधुमक्खियों की जो छत्ते हैं उनको मैनेज कैसे करें अलग अलग मौसम में, चाहे वो गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत, कोई भी मौसम हो, उसमें कैसे मैनेज करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट, उसको प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेस करके पैकेज करके उसको बेचना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं युवाओं को। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा वही है, भारत में बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा है और अगर वो मधुमक्खी पालन के अंदर जाते हैं तो उससे वो शहद, बी वैक्स, बहुत सारी चीज़ें मधुमक्खियों से हमें मिलती हैं, उसको बेच के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और उद्यमी बन सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा होगा, जो भी हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर गाँव में ही हमने लोगों की इनकम को बढ़ा दिया तो वो शहरों में पलायन नहीं करेंगे, शहरों में पलायन नहीं करेंगे। ये भी एक फ़ायदा होगा। अभी अभी अगर मैं बताऊं तो हनी मिशन के तहत 1 लाख मधुमक्खियों के जो डब्बे हैं, बी बॉक्सेस, वो बांटे गए हैं और ये गांव के अंदर बांटे गए हैं मुख्यतः। और ये पहली बार है कि इतने बड़े लेवल पे बी बॉक्सेस बांटे गए हैं भारत के अंदर। और पिछले साल भी मैं आपको याद दिला दूं, 21 मई के दिन जो वर्ल्ड हनी बी डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस, उस दिन 1000 बी बॉक्सेस बांटे गए थे असम के काजीरंगा में और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अब बात करते हैं बैम्बू कल्टीवेशन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों के अंदर। बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस, और बांस इतना ज़रूरी क्यों है और बांस के फायदे क्या है? देखो, भारत सरकार ने नेशनल बैम्बू मिशन शुरू करा अप्रैल 2018 में और ये कहा ये तब तक चलेगा जब तक हमारा 14वां वित्त आयोग काम करेगा, यानी 31 मार्च 2020 तक। इसमें हमें क्या करना है? किसानों को एनकरेज करना है कि वो बैम्बू उगाएं। ठीक है, बैम्बू उगाएं। और बैम्बू को अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने एक शब्द यूज करा, ग्रीन गोल्ड। ये हरा सोना है। ग्रीन गोल्ड वर्ड यूज किया गया पहली बार बैम्बू के लिए। अब बैम्बू क्या है? क्या बैम्बू पेड़ है?
और भारत में मिलता कहाँ है बैम्बू? देखो, बैम्बू भारत के वैसे तो ज़्यादातर राज्यों में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, सिक्किम, असम और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ज़्यादातर भारत में बैम्बू अच्छा उगता है। बैम्बू याद रखिए पेड़ नहीं है, ये ट्री नहीं है, ये क्या है? घास है, ग्रास। ग्रास की जो फैमिली होती है जिसे हम बोलते हैं पोएसी, उसके अंदर होता है बैम्बू। घास का जो परिवार होता है पोएसी, उसके अंदर रखा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, अब तक भारत की सरकार बैम्बू को पेड़ मानती थी, और पेड़ मानने के यानी कि ट्री में क्लासिफाई किया हुआ था, और पेड़ को आप गिरा नहीं सकते, पेड़ पेड़ को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए आपको परमिट चाहिए, बहुत तरह की उसमें ब्यूरोक्रेसी है, लाल फीताशाही है। तो इसलिए जो फार्मर है बैम्बू उगाते नहीं थे। तो सबसे पहली चीज तो ये करी इसके अंदर कि जो बैम्बू है उसे पेड़ की डेफिनेशन से हटा दिया। सबसे पहली चीज तो ये करी। अब वो पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो कोई भी बैम्बू को उगा सकता है, कोई भी बैम्बू को उखाड़ सकता है, कोई भी उसका व्यापार कर सकता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकता है, यातायात कर सकता है, उसका स्थानांतरण कर सकता है। इस वजह से लोग बैम्बू उगाने के लिए एनकरेज होंगे। इसके लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और बैम्बू को ट्री की डेफिनेशन से बाहर किया गया। और बैम्बू उगाने का दो फायदे और बताता हूं आपको। देखो, अगर आप पेड़ उगाते हो तो पेड़ की लकड़ी को बोलते हैं टिम्बर। अगर आप पेड़ लगाओगे तो आप क्या बेचोगे? आप या तो फल सब्जियां बेचोगे उसमें पेड़ पे जो लगेंगे, या फिर उसकी लकड़ी बेचोगे जिसे बोलते हैं टिम्बर। लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। जो पेड़ जल्दी भी उग जाते हैं उनमें भी 5 से 6 साल, और जो लेट उगते हैं उनमें 15 से 20 साल तक लग जाते हैं पेड़ को उगने में। पर बैम्बू हर साल उग जाता है, तो इसकी वजह से हर साल आप बैम्बू को बेच के पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात, जब बैम्बू को उखाड़ते हैं तो पूरा पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो आप कोई पेड़ लगाते हो, बैम्बू बैम्बू लगाते हो, तो पूरा उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो कलम होती है शूट की उसे निकाल सकते हो, और जो बाकी पार्ट है वो दोबारा ग्रो होकर बैम्बू बन जाएगा। लेकिन जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा दाम मिलता है वो मिलता है मुख्य तने का। अगर मान लो ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है मान लो, तो इसमें सबसे ज्यादा दाम मिलेगा आपको इस लकड़ी का जो मुख्य तना है, और इसको लेने के लिए तो पूरा पेड़ गिराना पड़ेगा। लेकिन बैम्बू में ऐसा नहीं है। बैम्बू में आप जो कल में जो ग्रो हो चुकी है उसे सिर्फ निकाल के बेच सकते हो, और बाकी जो बचा है वो दोबारा उग जाएगा। तो बैम्बू के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए बैम्बू को ट्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया था। तो नेशनल बैम्बू मिशन जो है ये पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या होता है? दो तरह की स्कीम होती है। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो धन है वो केंद्र सरकार लगाती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब होता है जिसमें डिवीजन होता है, केंद्र और राज्य मिलकर पैसा लगाते हैं। तो नेशनल बैम्बू मिशन में 60-40 रेशो है जो सेंटर और स्टेट का। अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या पर्वतीय राज्य हैं तो उनके अंदर 90:10 है, और अगर यूनियन टेरिटरी वगैरह हैं तो उनमें 100% केंद्र सरकार ही करेगी। 150 करोड़ रुपए बैम्बू मिशन के लिए रखे गए थे बजट के अंदर। और बैम्बू के क्लस्टर ऑलरेडी बनाने सरकार ने स्टार्ट कर दिए हैं। एक क्लस्टर बना है माजुली में, और एक जोरहाट वगैरह में बना है, माजुली और जोरहाट असम में, और एक बना है बेकीमारी और दरांग डिस्ट्रिक्ट में बैम्बू के लिए। तो बैम्बू के क्लस्टर ऑलरेडी बनने शुरू हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की गई वो मैंने बताया कि बैम्बू को ट्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। यहां पे आप एक चीज और याद रखिए, क्या हम उतना बैम्बू भारत में उगा रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है? बिल्कुल नहीं। नीति आयोग ने कहा है कि 50,000 करोड़ रुपए का हर साल रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है बैम्बू से, और हो कितना रहा है? सिर्फ 5,000 करोड़, यानी 10 गुना ज्यादा क्षमता है। तो बैम्बू की जो क्षमता है हमें रियलाइज करनी पड़ेगी। अभी भारत में मुश्किल से 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन पे बैम्बू उग रहा है, ठीक है, रफली, लेकिन क्षमता उसकी बहुत ज्यादा है। और भारत में 125 अलग अलग तरह का बैम्बू होता है, 125 स्पीशीज हैं बैम्बू की, जो तो हमारे यहाँ उसकी विविधता बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बैम्बू जो है फॉरेस्ट के बाहर भी आसानी से उग जाता है, प्राइवेट फार्म्स में भी आसानी से उग सकता है, और कोई वाटर गजलिंग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव है, और बैम्बू की वजह से जो किसान हैं वो अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनका निर्यात भी कर सकते हैं, क्योंकि आप याद रखिए हमारे टारगेट भी बहुत ऊंचे हैं। हमें किसानों की इनकम को दुगना करना है 2022 तक, ये पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट ये है कि 2022 तक हमें कृषि निर्यात $60 अरब के करने हैं, $60 बिलियन।
अगर ये दोनों टारगेट अचीव करने हैं तो बैम्बू हमें अपनाना ही होगा। बैम्बू की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है धीरे धीरे, अभी लगभग 28 मिलियन टन है डिमांड। यहाँ पे देखिए ये बताता है कि हमने अपनी पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करा है। भारत में दुनिया का 19% बैम्बू कल्टीवेशन होता है, लेकिन मार्केट शेयर हमारा कितना है? सिर्फ 6%। और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगले 10 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू की क्षमता है भारत में बैम्बू बिजनेस की, जो हम बिल्कुल अचीव अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब तीसरी चीज पे आते हैं। मधुमक्खी हो गई, शहद हो गया, अब बैम्बू हो गया। अब बात करते हैं खादी की। खादी में क्या चल रहा है? देखो खादी जो है, अगर आप देखें तो हर साल जो सेल होती है वो बढ़ रही है। ठीक है, मैं आपको इसके ऑफिशियल आंकड़े बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013-14 में जो सेल हुई थी खादी की, ये ऑफिशियल फिगर है खादी ग्राम उद्योग के, KVIC के। 2013-14 में खादी की बिक्री हुई थी, खादी की बिक्री मतलब खादी से बने हुए जितने भी वस्त्र हैं उनकी बिक्री हुई थी 1217 करोड़। 2014 में ये और बढ़ी और अब पिछले साल 2018-19 में 28% की ग्रोथ हुई है उससे पिछले साल। 2017-18 में 2510 करोड़ और 2018-19 में 3215 करोड़। तो ऐसा क्या हो रहा है कि खादी की जो सेल है वो बढ़ रही है, खादी पॉपुलर हो रहा है? इसके कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण, जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप हो रहा है। जो ऑफलाइन स्टोर हैं जैसे ट्राइब्स इंडिया वगैरह, वहां पे खादी बेचा जा रहा है। कई भारत की सरकारें ऐसी हैं जो खादी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बना रही हैं। जैसे यूपी की सरकार, अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वो यूनिफॉर्म खादी की पहन के जाएंगे। तो इससे खादी का प्रचार भी होगा और प्रसार भी होगा और बच्चों को आदत भी लगेगी कम उम्र से ही खादी पहनने की। क्योंकि याद रखिए खादी का वस्त्र जो है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा खुरदरा होता है, उतना मुलायम नहीं होता, उतना प्लेन नहीं होता। तो एक बार अगर आप पहली बार जीवन में खादी पहन रहे हैं तो आपने भी महसूस किया होगा कि उसका जो टच है, उसका जो फील है वो थोड़ा सा अलग तरह का होता है। तो खादी और ग्राम उद्योग जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि खादी को बढ़ाया जाए। एक चीज इन्होंने और करी थी कि खादी मार्क शुरू किया था। खादी मार्क अगर लगाए तो उससे ये गारंटी हो गई कि हाँ वो जेन्युइन चीज है और वो फेक नहीं है। तो खादी मार्क लगाना भी इन्होंने शुरू किया था। कई फैशन डिजाइनर हैं जिनको रोप इन किया गया है कि वो अपने आइडियाज दें कि खादी में कैसे हम करें। जैसे कि रितु बेरी, उन्होंने कई तरह के कपड़े बनाए जो आज की जनरेशन को अपील करते हैं खादी के ऊपर ही। आदित्य बिरला फैशन वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, या रेमंड, अरविंद मिल्स वगैरह के साथ टाई अप किए गए हैं खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा। खादी कॉर्नर बनाए गए हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो खुदरा चेन्स हैं, रिटेल चेन है जैसे ग्लोबस वगैरह, उनमें स्पेशल काउंटर होता है खादी के लिए, खादी कॉर्नर। चेन्नई, अहमदाबाद वगैरह में स्टोर खोले गए हैं बहुत सारे। फ्रेंचाइज स्कीम वगैरह चलाई गई हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप किया गया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये जो हैं इन पे खादी के प्रोडक्ट्स आसानी से बिक रहे हैं। ट्राइब्स इंडिया जो भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है जनजातीय विकास, ट्राइब्स इंडिया पे खादी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रितु बेरी जो कि फेमस डिजाइनर हैं, उन्होंने विचार वस्त्र नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था खादी को प्रमोट करने के लिए, विचार वस्त्र। उसके अलावा कुछ मोबाइल ऐप निकाली गई हैं जिनसे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके घर के पास सबसे नजदीकी खादी स्टोर कौन सा है। तो खादी का जो आपके घर के पास गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड स्टोर है वो इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। खादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमोट करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। खादी का ट्रेडमार्क, खादी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी उसके बौद्धिक संपदा जो है उसको उस तरह देख रही है, तो उसमें पेटेंट वगैरह मिल जाए तो हमें उसको आसानी होगी फिर रजिस्टर कराने में। तो खादी को एक ट्रेडमार्क की तरह भी रजिस्टर कराया गया है इंटरनेशनल ब्यूरो इन यूरोपियन यूनियन और दूसरे कंट्रीज में। और अभी तक हम सक्सेसफुल रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 3,215 करोड़ की सेल हुई है खादी में, और हमारा टारगेट है खादी और ग्राम उद्योग का कि 5,000 करोड़ की सेल होनी चाहिए खादी के अंदर बहुत ही जल्दी। तो ये टारगेट भी अचीव होता नजर आ रहा है।